इफ वी टॉक अबाउट हाइप, उसके साथ हमें एक और चीज फ्री में मिलती है जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन। इन दोनों का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। द मोर इज हाइप, द मोर इज द एक्सपेक्टेशंस। और किसी ने खूब ही कहा है, द एक्सपेक्टेशंस आर थीव्स ऑफ जॉय। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर जाता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए उस प्रोडक्ट की जो नईनेस है वो हमारे लिए खत्म हो जाती है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो एक अच्छा प्रोडक्ट भी हमारी नजर में बेकार टाइप का हो जाता है। जस्ट लाइक दिस। मूवी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन अपनी हाइप और एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फेक्शन से मीट नहीं करवा पाई। 2014 में जब वन प्लस आया था तब लोगों को उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वो भी अदर चाइनीज ब्रांड की तरह एक चाइनीज ब्रांड ही था, तो इसी वजह से कोई उम्मीद भी नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। लेकिन वन प्लस ने डायरेक्ट हमें ये बता दिया कि भाई एंड्रॉइड के अंदर भी आपको एक स्मूथ, एक बेटर, एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सकता है एट अ अफोर्डेबल प्राइस। तो जब एक्सपेक्टेशन से ऊपर लोगों को कुछ मिला, जस्ट लाइक दिस। कहने का मतलब यह है कि जब कोई प्रोडक्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला जाता है तो उनके सेटिस्फेक्शन का जो ग्राफ है वो और भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। हेंस एक अच्छा प्रोडक्ट एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट बन जाता है। और आज की वीडियो में हम इसी हाइप, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच के फर्क को साफ करने की कोशिश करेंगे विद वैसे पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फोन या ये कंपनी जो है वो स्मार्टफोन की जो ग्रोथ का ग्राफ है उसमें एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। मतलब ये जो कंपनी है वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जो ठहराव आ गया है उसको कहीं ना कहीं दोबारा अपने पेस पर ला सकती है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये फोन एक रेवोल्यूशन भी ला सकता है। एक हफ्ते पहले हमें ये बता दिया गया था कि फोन के अंदर क्या क्या चीजें ऑफिशियली मिलने वाली हैं और जिस तरीके से इस फोन के बारे में बात करी जा रही है। अब यार सेम फोन, सब कुछ चीजें सेम, अब नथिंग कुछ नया लेके आ रहा है। भाई नथिंग कंपनी ऐसी कंपनी है जिसकी बहुत ही ज्यादा हाइप बन रही है। एप्पल से कंपेयर करना चाहते हैं, यानी कि एप्पल ने जिस तरीके से मोबाइल फोन को डिस्टर्ब किया ना, इनका भी कुछ ऐसे ही प्लान है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये हम सबकी एक्सपेक्टेशन को कितना फुलफिल कर पाता है। क्योंकि अभी तक इस कंपनी की हिस्ट्री को हम देखें, एक अच्छा प्रोडक्ट था लेकिन उसकी हाइप यहाँ पर थी, एक्सपेक्टेशन यहाँ चली गई, लेकिन उसके सेटिस्फेक्शन का ग्राफ इन दोनों को मीट नहीं कर पाया। हेंस एक अच्छा प्रोडक्ट इस प्राइस में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, लेकिन एक्सपेक्टेशन को मीट न कर पाने की वजह से मेरे लिए भी वो प्रोडक्ट अच्छे से थोड़ा सा नीचे रह गया। सिमिलरली हमें एक पूरा इवेंट देखने को मिला जहां पर इसने केवल एक नथिंग लॉन्चर को लॉन्च किया और इस लॉन्चर का जो एक्सपीरियंस है या जो हम फीडबैक कहें वो भी काइंड ऑफ मिक्स ही है। I just don't get why I'd choose this. So I've got to say, sorry, Colm. तो शायद बग्स वगैरह सॉल्व करना और अंदर फीचर डालना उनके लिए काफी बड़ा काम होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये नथिंग फोन 1 जो आने वाला है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स की तरह होगा? नॉट दैट ग्रेट? मेरे हिसाब से हाँ, ये भी एक नॉर्मल फोन ही होने वाला है जैसी बाकी दूसरी कंपनीज बना रही हैं, विद फ्यू चेंजेस। नंबर 1, डिजाइन लैंग्वेज। आज आप Realme, OnePlus, Oppo या Redmi, Poco, Xiaomi इन सब के कोई से भी फोन उठा लो, इनको टेबल पर अरेंज कर दो और मिक्स कर दो। अगर इनके पीछे से लोगो हटा दिया जाए ना तो बहुत ही रेयर कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इन पे फर्क बता पाएंगे। मेजॉरिटी इन फोन्स के अंदर फर्क नहीं बता पाएंगे कि कौन सा फोन किस कंपनी का है। इवन फोन छोड़ो, इनके अलग अलग दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक Realme के टैब आता है, Realme का लैपटॉप आता है, Realme के ईयरबड्स आते हैं, Xiaomi के साथ भी यही सारा सीन है। तो यहाँ पर उन दूसरे प्रोडक्ट के अंदर भी ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो उनकी कंपनी को डिफाइन करता हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सब के सब लगे हुए हैं रेस के अंदर, फोन बनाए जाओ, अपना प्रोडक्ट्स को बनाए जाओ, बस दिखने में अच्छे होने चाहिए, एक दूसरे से मेल खाए मत खाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वहीं पर एप्पल की अगर हम बात करें तो उनका कोई भी प्रोडक्ट ले लो, फोन्स के अंदर नॉच थी, इसी वजह से लैपटॉप्स के अंदर भी नॉच देना शुरू कर दिया। फोन को स्क्वायर कर दिया गया, इसी वजह से उनके जो लैपटॉप्स हैं, मैकबुक्स वगैरह हैं, उन सबको भी स्क्वायर कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर उन्हीं एंड्रॉइड के भीड़ में आप एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट को रख दोगे, साथ ही साथ आप मैकबुक को लैपटॉप के किसी भी झुंड में रख दोगे, कोई भी इजीली देखते ही ये बता देगा कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड डिजाइन लैंग्वेज। और शायद यहाँ पर काल पाई का पहला अंडू हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो दूसरी कंपनीज कर रही हैं उसको अंडू करो। लेट्स स्टार्ट विथ फोन 1 एज अ डिजाइन लैंग्वेज इन एंड्रॉइड डिपार्टमेंट। नंबर 2, बेसिक्स। नथिंग ने अपने लॉन्च इवेंट में दूसरा पॉइंट रखा है अनफॉलो। यहाँ पर कंपनीज
इतने सारे प्रोडक्ट क्योंकि लॉन्च कर रही हैं, इसी वजह से हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस लाना जरूरी है। इसकी वजह से एक फोन के जो बेसिक्स होते हैं वो यहाँ पर खराब हो रहे हैं। उन चीजों को शायद नथिंग ठीक कर सकता है। ऐसे फीचर्स दो, प्रैक्टिकल फीचर्स दो जो सामने वाला रियल लाइफ में यूज करे, लाइक IP रेटिंग। अब ये कोई गिमिक नहीं है, ये एक्चुअल एक फीचर है, काम आता है। लेकिन IP सर्टिफिकेशन लेना एक महंगा प्रोसेस है। मतलब सर्टिफिकेशन क्यों ही लेना, अगर आप अपने फोन को अच्छे से सील करते हो, जो लगभग सारे ही फोन्स होते हैं जिसमें IP सर्टिफिकेशन नहीं होता, वो भी गारंटी तो आपको दोनों में नहीं मिलेगी, तो सर्टिफिकेशन लेने में फालतू का पैसा क्यों देना। यहाँ पर बिना सर्टिफिकेशन लिए सील प्रूफ फोन बनाया जा सकता है। नंबर 2, डॉल्बी का सपोर्ट। इस साइज के अंदर हमें डॉल्बी विजन दे दो, या इतने फॉर्म फैक्टर में जो स्पीकर्स आते हैं उसके अंदर डॉल्बी एटमॉस दे दो। रियल लाइफ में किसी भी काम का नहीं है। उसका जो सर्टिफिकेशन लेने का चार्ज लगता है वो भी अलग। 10 बिट डिस्प्ले, इस साइज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 बिट डिस्प्ले का। 5G बैंड्स, इसको जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं ना, उसको फॉलो न करते हुए फोन के बेसिक्स को ठीक करके लॉन्च करना, ये शायद साइकोलॉजी हो सकती है फोन 1 की, और इससे वो शायद प्राइस को भी कंट्रोल कर पाए। प्राइस से याद आया, प्राइस कंट्रोल तो होगी, लेकिन आप इस फोन को इसी के साथ या इसी के स्पेक्स वाले दूसरे फोन के साथ शायद कंपेयर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि शायद रिलेटिवली इसका प्राइस ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे ये मेरी थियरी है और मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं। फोन बहुत अच्छे प्राइस पे लॉन्च होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा शायद, और उसको जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास 5 रीजंस हैं। नंबर 1, डिजाइन नीड मनी। अब देखो, ट्रांसपेरेंट डिजाइन आने वाला है, सबको पता है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डिजाइन करना एक नॉर्मल डिजाइन के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देखो, फोन के अंदर हजारों कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कैसे अरेंज करना है, वो कैसे दिखेंगे, किस तरीके से उनको ग्लू करना है, इससे कंपनी को मतलब नहीं है। सारे कंपोनेंट को अच्छे से बस फिट कर देना है फोन के अंदर, उसके बाद ऊपर से कवर लग जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नथिंग को इतने सारे कंपोनेंट्स को अरेंज भी करना है, और उसे इस तरीके से अरेंज करना है कि जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन बनेगा वो सामने से बाहर से दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल फोन के पीछे बैक कवर से जो प्लास्टिक रहता है उसको हटा दो तो फोन कुछ ऐसा दिखेगा, ये बिल्कुल अच्छा देखने में नहीं लग रहा। इसी वजह से नथिंग को इसे खूबसूरत भी बनाना है, और वहां पर पैसा लगेगा, और ये पैसा कहीं ना कहीं फोन की प्राइस में ही ऐड करा जाएगा, यानी एट द एंड हमसे ही लिया जाएगा। नंबर 2, लेस यूनिट टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पर देखो इंडिया का क्या सीन है, अगर आप बाहर से फोन को इंपोर्ट करके लाते हो तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा गवर्नमेंट ड्यूटीज की वजह से। इसी वजह से कंपनीज इंडिया में ही फोन बनाना प्रेफर करती हैं। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि नथिंग फोन इंडिया में ही बनेगा। अगर वो इंडिया में बनता है, पूरा जितने भी लॉट है सारे के सारे इंडिया में बनेंगे और बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये पॉइंट इनवैलिड है। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही हैं कि जो फोन यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा वो सिर्फ यहीं के लिए होगा। तो अब एक नई कंपनी अपना एक साथ बहुत ज्यादा फोन्स प्रोड्यूस नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा, लोग लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसी वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर कम मैन्युफैक्चर होंगे। तो अब अगर ऐसा हुआ तो मास प्रोडक्शन का एक सिंपल सा रूल है, आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनवाओगे आपको पर यूनिट कॉस्ट उतनी कम देनी पड़ेगी। आप जितने कम यूनिट बनवाओगे पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से शायद मैन्युफैक्चरिंग में भी पर यूनिट कॉस्ट नथिंग को थोड़ा सा ज्यादा देना पड़े। नंबर 3, नथिंग OS। अब यहाँ पर ऊपर से देखने में आपको ऐसा लगेगा कि नथिंग OS के अंदर क्या है, स्टॉक एंड्रॉइड में ही थोड़े बहुत चेंजेस करे जा रहे हैं, वही है नथिंग OS। लेकिन अगर हम कालपाई के विजन को देखें तो वो इस OS को अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंटीग्रल चेंजेस होंगे, और यहाँ पर किसी भी OS को ऑप्टिमाइज करने के लिए या स्टेबल रखने के लिए चाहिए होता है डेटा, यूजर डेटा। और आज के टाइम में एक कंपनी दूसरे कंपनी को कुछ भी दे सकती है सिवाय डेटा के, और इसी वजह से नथिंग ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। एक लॉन्च इवेंट रखो, वहां पर अपने फोन की हिंट दे दो, और साथ ही साथ एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो जो उनके लिए डेटा कलेक्ट कर सके। नथिंग लॉन्चर, लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, इसे यूज करेंगे, उनका यूजर डेटा सारा का सारा नथिंग के पास जाएगा, वो उस डेटा का इस्तेमाल करेगा जो नथिंग फोन के अंदर जो ओरिजिनल OS आएगा वहां पर उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये चीज फोन की प्राइस को कैसे बढ़ाएगा? नथिंग ने अपने फोन में 3 साल का मेजर और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं एक फोन ले लेता हूँ जो अच्छा चलता है, अब उसमें 3 साल तक रेगुलर मुझे मेजर अपडेट्स मिलेंगे, जो अपडेट आएंगे, तो मैं अपने फोन को 2 या 2.5 साल या 3 साल के पहले क्यों ही अपग्रेड करूंगा? अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है मैं अगला फोन भी नथिंग का ही लूंगा, लेकिन क्योंकि वो 3 साल तक चल ही रहा है तो मैं दोबारा नथिंग को पैसे क्यों दूंगा? सेम साइकोलॉजी गोज विद एप्पल।
एप्पल आपसे प्रीमियम शुरू में ही क्यों चार्ज करता है, क्योंकि उसे पता है सामने वाला मुझे एक बार ही पैसा देगा, उसके बाद ये फोन 3 साल तो चलेगा ही चलेगा। 3 साल तक अगर उसने चेंज नहीं करा वो मुझे दोबारा पैसा नहीं देने वाला, इसीलिए उससे अभी ही पैसा ले लो। तो यही साइकोलॉजी शायद फोन 1 के दाम को भी थोड़ा सा बढ़ा देगी। रीजन नंबर 4, क्लीन यूआई एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर वगैरह नहीं मिलेंगे, एड्स नहीं मिलेंगे, कोई भी एडवर्टीजमेंट वाला एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हेंस नथिंग का एक और रास्ता बंद हो गया पैसे कमाने का। वो जो पैसा आना था वो भी कहीं ना कहीं आपसे ही लिया जाएगा। रीजन नंबर 5, मार्केटिंग। इसका भी पैसा एट द एंड यूजर से ही लिया जाता है। हेंस ऑल दीज रीजंस लेड टू अ हायर प्राइस। वीडियो में मैंने कहा था कि ये फोन या ये कंपनी एक रेवोल्यूशन ला सकती है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि इस फोन के अंदर कुछ भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। तो रेवोल्यूशन वाली चीज क्या है यहाँ पर? तो वो एक ऐसी चीज है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो है यहाँ पर असली रेवोल्यूशन जो आ सकता है ना, वो है इस ओपन इकोसिस्टम का, जो नथिंग ओएस का एक पार्ट होने वाला है। कार्ल पाई ने अपनी साइकोलॉजी साफ साफ बता दी है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है। जैसे एप्पल का जो सिस्टम है वो पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है, लेकिन वो एक क्लोज इकोसिस्टम है, वहां पर सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट ही आपस में बात करते हैं। नथिंग का यहाँ पर विजन ये है कि एंड्रॉइड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में सीमलेसली बात कर सकें यूआई लेवल पर। ये चीज है रेवोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने आईफोन के पास एयरपॉड्स को लेकर आता हूँ, इस लिड को खोलता हूँ, यहाँ पर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अगर मैं नए एयरपॉड्स को लेकर आऊंगा, वो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए इजीली बोलने लगेगा। ये चीज यूआई लेवल पर इंप्लीमेंटेड है, हमें किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम OnePlus के फोन के साथ OnePlus के बड्स को यूज करेंगे, वो भी यूआई के अंदर इंटीग्रेटेड है। सैमसंग के बड्स, सैमसंग का फोन, सैमसंग फोन के साथ आप OnePlus के बड्स को अगर कनेक्ट करना चाहो तो उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो। फिर भी वहां पर आप उस लेवल की कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते जो आप OnePlus के फोन के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पर नथिंग का ये विजन है कि वो इस तरह के जो क्लोज इकोसिस्टम है उसको ओपन करे। नथिंग के फोन के साथ आप सैमसंग के बड्स को कनेक्ट कर पाओ, इवन उसे कस्टमाइज कर पाओ ऑन अ यूआई लेवल। बट दिस सीम्स लाइक अ फेरी टेल, और रियल लाइफ एक फेरी टेल नहीं है। यहाँ पर जो हम सोचते हैं वो ऑलमोस्ट कभी नहीं होता है। जो प्रॉमिस किया गया है उसको डिलीवर करना, ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है नथिंग के लिए। एक ओपन इकोसिस्टम जितना सुनने में आसान लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। यहाँ पर नथिंग को अगर अपने फोन के अंदर सैमसंग के बड्स को चलाना है और उसे यूआई लेवल से कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पर सैमसंग ने उस बड्स के लिए कुछ कोड लिखे होंगे जो सैमसंग के फोन में काफी अच्छे से चलता है। अब वही कोड नथिंग को भी चाहिए होगा, ताकि वो उस कोड को अपने यूआई के अंदर इंप्लीमेंट करे, उसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज करे, ताकि थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत ना पड़े और यूआई लेवल पर ही उसे कस्टमाइज किया जा सके। तो अब उसे सैमसंग के साथ कोलैब करना पड़ेगा, उससे वो कोड मांगने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस तरीके से कौन से ब्रांड नथिंग के साथ कोलैब करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं उनके विजन को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि अगर उनका विजन फुलफिल हुआ तो शायद वो उनकी कंपनी से भी ऊपर चले जाएं, और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प करूं उसे अपने से ऊपर ले जाने में। नंबर 2, अपडेट्स। ओएस को डेवलप करना, लगभग 0 से भी डेवलप कर लेना अलग बात है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें बग्स आएंगे। नथिंग ईयर 1 में भी बग्स मिले थे, यहाँ पर भी हमें बग्स मिलने वाले हैं। उसे किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाएगा, कितनी जल्दी उन्हें सॉल्व किया जाएगा, कैसे स्टेबल एक्सपीरियंस हमें दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। थर्ड, बीइंग डिफरेंट। अब यहाँ पर हिस्ट्री में हमने कई बार ये चीज देख रखी है कि लोग कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही अलग कर देते हैं, जो कि एट द एंड वियर्ड लगता है। तो यहाँ पर देखना ये है कि फोन के अंदर चाहे डिजाइन की बात कर लो, चाहे साइकोलॉजी की बात कर लो, चाहे ओएस इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लो, जो विजन वो लोग देना चाहते हैं वो कुछ अलग तरीके से देना चाहते हैं, और वो अलग तरीका वियर्ड तरीका न बन जाए, ये नथिंग को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। नंबर 4, सर्विस। नथिंग के ईयर 1 आए हैं अभी, और ईयरफोन्स जो हैं उनको सर्विस नहीं किया जा सकता, उनको रिप्लेस ही किया जाता है। तो यहाँ पर तो अभी तक जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन फोन के अंदर हमें सर्विस चाहिए, और सर्विस देना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। देखो, अभी नथिंग एक नई कंपनी है, क्राउड फंडेड कंपनी है, बहुत बिलियंस में इन्वेस्टमेंट नहीं है इनके पास। इसी वजह से अपना सर्विस सेंटर खोलना तो ऑलमोस्ट अभी के लिए नामुमकिन है। इनके पास दूसरा रास्ता बचता है, जो लोकल सर्विस सेंटर्स हैं उनके साथ कोलैब करना। तो इनके साथ कोलैब करने की वजह से क्वालिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर कैसे मैनेज करा जाएगा वो देखने वाली बात होगी। तो फाइनली मेरा इस फोन के, इस कंपनी, इस विजन के बारे में क्या सोचना है? तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि फोन के बेसिक्स को सुधारना,
गिमिक्स को हटाना और एक ओपन इकोसिस्टम, ये 3 मेन विजन है इस कंपनी के। बेसिक्स को सुधारना और गिमिक्स को हटाना, ये तो वो लोग शायद फोन 1 के साथ इंप्लीमेंट कर देंगे। साथ ही साथ वो अपने ओपन इकोसिस्टम के बारे में शायद और भी डिटेल हमें इस प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं। इसी वजह से मैं नथिंग फोन 1 के लिए भी इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, नथिंग OS जो इनिशियली रिलीज होगा उसके लिए भी इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। मैं उस विजन के लिए एक्साइटेड हूँ कि 2 से 3 साल बाद जो ये लोग ओपन इकोसिस्टम का प्रॉमिस कर रहे हैं उसको कैसे अचीव करेंगे, और इस विजन का जो रोड मैप है वो हमें नथिंग फोन 1 के लॉन्च इवेंट के साथ देखने को मिल जाएगा। तो बस ये थे मेरे थॉट्स। आपका इस फोन के बारे में, इस कंपनी के बारे में क्या सोचना है? क्या आप फोन लेना चाहते हो? वैसे पर्सनली मेरा एक रिकमेंडेशन है, फोन को आते ही बाय मत कर लेना, एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना वेट करना। मैं खुद इसे लूंगा, एक्सपीरियंस करके आपको बताऊंगा क्या सीन है। ईयर 1 के साथ मैंने एक्सपेक्टेशन यहाँ रखी थी, वो फुलफिल नहीं हो पाई, तो अच्छा प्रोडक्ट मेरे लिए उतना अच्छा नहीं रह गया। इसी वजह से इस बार मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रख रखी कुछ भी, जो आएगा उसे देखकर उसी हिसाब से जज किया जाएगा। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।